हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपके अपने चैनल नेक्स्ट क्लासेज पर। हमने पिछले लेक्चर में डिज़ाइन ऑफ शाफ्ट यानी कि शाफ्ट की डिजाइनिंग कर रहे थे और उसमें हमने पढ़ा था पिछले लेक्चर में कि शाफ्ट सब्जेक्टेड टू ट्विस्टिंग मोमेंट ओनली, यानी कि जब शाफ्ट पर ओनली वन ट्विस्टिंग मोमेंट कार्य कर रहा है तब उस कंडीशन में हमने बहुत सारी प्रोसेस से गुजारी थी और उसका शाफ्ट का डायमीटर हमने फाइंड करी थी। तो अभी तक आपने पिछले लेक्चर 2 लेक्चर हो चुके हैं डिज़ाइन ऑफ शाफ्ट, तो उस दोनों लेक्चर को पहले देख लीजिए, इसके बाद से इस लेक्चर को देखिए, तभी आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी और शाफ्ट की डिजाइनिंग आप अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, तो इसमें जो इस लेक्चर में जो है हमने पिछले लेक्चर में पढ़ाया था कि शाफ्ट सब्जेक्ट टू ट्विस्टिंग मूवमेंट यानी कि ट्विस्टिंग मूवमेंट के कारण शाफ्ट में जो भी प्रॉब्लम आ रही थी, शाफ्ट की डाया वगैरह फाइंड करी जाती है ट्विस्टिंग मूवमेंट के बाद। ठीक है, तो अब इस लेक्चर में पढ़ाऊंगा अभी शाफ्ट सब्जेक्टेड टू बेंडिंग मूवमेंट ओनली। ठीक है, शाफ्ट सब्जेक्टेड टू बेंडिंग मूवमेंट ओनली। तो आज इस टॉपिक से हमारी शुरुआत होगी और इस टॉपिक की शुरुआत हम आज इसे कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए इस टॉपिक को शुरू करते हैं। तो शाफ्ट सब्जेक्टेड टू बेंडिंग मोमेंट ओनली, तो लिखिए शाफ्ट सब्जेक्टेड टू बेंडिंग मोमेंट ओनली। यानी कि पहले क्या था, शाफ्ट पर ओनली वन ट्विस्टिंग मोमेंट यानी टार्सन वर्क कर रहा था। अब इस शाफ्ट में जब इस टाइप का शाफ्ट का निर्माण होगा, ओनली वन इस पर ओनली वन बेंडिंग मोमेंट लगेगा। ठीक है ना, तो बेंडिंग मोमेंट ओनली जब शाफ्ट पर किसी पर लगना है तो उस शाफ्ट की डिजाइनिंग हम कैसे करेंगे। ठीक है, तो हमने पढ़ा था सॉम में कि M/I=FB/Y, ये आप फार्मूला पढ़े होंगे। M/I=F/Y। एफ को हम सिग्मा से इंडिकेट किया होगा कई किताबों में। ठीक है, तो हमने FB/Y यहाँ से हमने कर लिया। एम क्या है, बेंडिंग मोमेंट है। अगर नहीं पता है तो लिख लीजिए, एम क्या है, बेंडिंग मोमेंट है। ठीक है, आई क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। एफ वी क्या है एंड वाई क्या है। ठीक है, तो एफ वी जो है आपका बेंडिंग स्ट्रेस है। ठीक है, तो एफ वी है बेंडिंग स्ट्रेस। लिखेंगे कि डिस्टेंस फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस टू द आउटर मोस्ट फाइबर, टू द आउटर मोस्ट क्या लिखेंगे, फाइबर। ठीक है, तो आउटर मोस्ट फाइबर है। अरे क्या हो रहा था, इसी तरह तो फार्मूला प्रूव हुआ था। एक क्या था भाई, इस तरह से था कुछ, और ये क्या हुआ था, ये झुक गया था, ऐसे ट्विस्ट हो गया था। ठीक है, इस तरह से हो जाता है। तो इसमें एक न्यूट्रल एक्सिस आता है जो जहाँ पर ये क्या होता है, सारे ये बेंड हो जाएंगे, ये सारे इसके लेयर बेंड हो जाता है, लेकिन एक न्यूट्रल एक्सिस ऐसा आता है जो कभी भी बेंड नहीं होता है। ठीक है, तो इससे ये मैक्सिमम फाइबर की डिस्टेंस है, यानी कि वाई है, ये वाई है। ठीक है ना, तो ये एक किसी सर्कल में ये क्या होगा, बेंड होगा, तो ये क्या होगा, D/2 वगैरह लिया जाता है भाई, यहाँ से ये सेंटर वगैरह मान करके। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा इस पर, ये प्रूफ वगैरह देख लीजिएगा मॉस में। ठीक है, अगर नहीं पता हो तो मैं प्रूफ करवा दूंगा, कमेंट करिएगा। कमेंट आप लोगों के लिए एकदम खाली है यार, और आप लोग अपना सजेशन दीजिए कि कैसी वीडियोज़ बनाया जाए और क्या किया जाए। ठीक है, हाँ, किसी भी टॉपिक को लेकर के आप बोलिए, मैं पढ़ाने को तैयार हूँ और जैसा मुझे समझ में आएगा वो उस तरीके से मैं आपको समझाने का पूरी प्रयास करूँगा। ठीक है, तो M/I=FB/Y, इसके बारे में पूरा जान गए, ये कहाँ से प्रूव होता है, ये सारी चीज़ें आप लोग जान गए। अब देखिए इसमें अगर हम शाफ्ट की ले ले, सिलेंड्रिकल शाफ्ट की ले ले, तो सिलेंड्रिकल शाफ्ट जो होगा सॉलिड शाफ्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया सॉलिड शाफ्ट की निकालें तो क्या लिखेंगे हम कि वी नो दैट फॉर ए
राउंड सॉलिड सॉफ्ट, क्या लिखेंगे कि वी नो डैट फॉर ए राउंड सॉलिड सॉफ्ट। ठीक है, तो राउंड सॉलिड सॉफ्ट का जो होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, पाई डी पावर 4/64। ये भी बताओ कैसे निकलता है, नहीं रहने दो, आप सीखना बाद में। तो वी नो डैट फॉर ए राउंड सॉलिड सॉफ्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सारी चीज़ें अगर मैं बताने लगूँ तो ये लेक्चर जो होगा ये 5 घंटे 10 घंटे का बन जाएगा। तो आप अपने तरीके से मॉस पढ़िए और उसमें प्रूव करने की कोशिश कीजिए कि आई यहाँ पर कैसे आया, पाई डी पावर 4/64। ठीक है, पाई डी पावर 4/64। आई का ये यूनिट भी पता करना चाहते हैं, अगर डी है एमएम में तो एमएम पावर 4 हो जाएगा, मीटर में है तो मीटर पावर 4 हो जाएगा। तो यूनिट का विशेष ध्यान आप रखेंगे, यूनिट से ही सारी चीज़ें, सारे कैलकुलेशन गड़बड़ा जाते हैं क्वेश्चन वगैरह में। ठीक है, तो ये इतना हो गया। और वही y हम ले न्यूट्रल एक्सिस से, तो एंड y इजकल टू हो जाएगा d/2 रख लेते हैं। ठीक है, तो जो भी ये चीज़ें हैं इसको हम इस इक्वेशन में हम डाल देंगे। ठीक है, तो m तो कोई बात है ही नहीं, m तो दिया रहेगा क्वेश्चन में। i का वैल्यू क्या है, पाई डी पावर 4/64 लिख लो भाई फ्रॉम इक्वेशन 1। एम बाई पाई डी पावर 4/64 इज इक्वल टू एफ वी तो दिए रहेगा भाई, ये क्या है आपका बेंडिंग स्ट्रेस है। ठीक है, एफ वी, वाई क्या भाई d/2 है। अब देखो एक d से एक d कैंसिल, d3। ठीक है, अब ई कहा जाएगा, ये d/2 ऊपर ही जाएगा और ये भी ऊपर जाएगा, यानी कि 2 से 32 बार में ये भी हो गया, उड़ गया। तो m अपान में क्या हो जाएगा, पाई डी क्यूब अपान में 32 है, यानी कि ये क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, इंटू 32 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ बी। ठीक है, तो एफ बी जो आ जाएगा, ये बेंडिंग स्ट्रेस जो आ जाएगा 32m अपान में पाई डी क्यूब आ जाएगा। तो इस पोजीशन में एफ बी का वैल्यू आ जाएगा 32m अपान में पाई डी क्यूब। यही अगर होलो शाफ्ट हो जाए तो डायमीटर वगैरह हम फाइंड कर सकते हैं। डी का वैल्यू, ये एफ वी दिया रहता है, एम दिया रहता है, तो डी का वैल्यू हम यहाँ से आसानी से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें कोई तो प्रॉब्लम नहीं होगी, प्रॉब्लम होगी तो कमेंट करना यार, बताना। ठीक है, ठीक है, अब इसको मैं मिटाऊँ, चलिए मैं मिटाता हूँ इसे, और नेक्स्ट इसी का नेक्स्ट पार्ट हम लोग आगे देखते हैं। तो हमने लिखा था क्या, ये m/i इजकल टू एफ वी बाई वाई। हमने सॉलिड शाफ्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो लिखा था पाई डी पावर 4/64। यही अगर होलो शाफ्ट हो जाए, ये हो जाएगा फॉर सॉलिड शाफ्ट, सॉलिड सिलेंड्रिकल शाफ्ट। ठीक है, अब देखो फॉर होलो शाफ्ट, होलो शाफ्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, आई इजकल टू क्या हो जाएगा, ये पाई, ये सिर्फ हो जाएगा डी नॉट के पावर 4 माइनस डी आई के पावर 4 अपान में 64। अब देखो ये होलो शाफ्ट का मान लो, ये सामने से देखेंगे, फ्रंट से तो कुछ इस तरह से होगा, 2 होगा, तो ये एक बाहर वाले को हमने डी नॉट कर लिया, डी नॉट डायमीटर। ठीक है, और अंदर वाले को हमने क्या कर लिया, डी इनर। ठीक है, इंडिकेट कर दिया, वही है डी नॉट डी आई। ठीक है, अब देखो इसमें y का वैल्यू क्या हो जाएगा, y जो है न्यूट्रल एक्सिस है, न्यूट्रल एक्सिस तो यही आएगा भाई, बातें समझ में आ रही है, तो न्यूट्रल एक्सिस तो यही आएगा। तो न्यूट्रल एक्सिस से मैक्सिमम फाइबर की दूरी क्या है, डिस्टेंस क्या है, डी नॉट। ये तो क्या है, ये टोटल है डी नॉट, तो ये क्या हो जाएगा, डी नॉट बाई 2, डी आई बाई 2 मत लिख देना। ठीक है ना, तो डी नॉट बाई 2, अब फिर यही चेंज कर देना, या रख देना है इसमें। ठीक है, तो नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, अब फर्स्ट कहाँ है इक्वेशन, अरे फर्स्ट ये है भैया,
तो क्या हो जाएगा, इक्वेशन फर्स्ट में रखो तो आई एंड वाई का वैल्यू रख दो। तो एम बाई आई का वैल्यू क्या है, 5 d0 के पावर 4 माइनस डी आई के पावर 4 अपान में 64 इज इक्वल टू एफ वी अपान में वाई इक्वल टू d0 बाई डू। हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया और एक पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो आप लोगों को ये समझ में आता होगा कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसमें डिफरेंस आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि इसमें क्या डिफरेंसेस होते हैं। ठीक है, तो मैं आपको सिंपली बता दिया था पिछले लेक्चर में कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होती है पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया की 2 गुनी होती है, और कैसे होती है। ठीक है, तो ये सोचना समझना और प्रूव करने की कोशिश करना, नहीं आएगा फिर पूछना। तो इसको अगर हम सॉल्व वगैरह करते हैं तो सॉल्व वगैरह करें क्या, चलो कोई बात नहीं, 2 से ये क्या हो जाएगा 32 हो जाएगा, और कोई कुछ कट रहा है नहीं, छोड़ो। तो ये इसका जो आ जाएगा एफ वी का जो वैल्यू आ जाएगा एम d0 अपान में पाई d0 के पावर 4 माइनस डी आई के पावर 4, यही आएगा। ठीक है, तो और क्या, और ये 32 है ना, तो 32 से ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो ये आपकी चीज़ें आ जाएगी, अच्छे से नोट कर ले। 32 एम d0 पाई d0 का पावर माइनस डी आई के पावर 4, और इसमें हम के वगैरह का वैल्यू रख देते हैं कि के जो माना के इक्वल टू डी आई अपन d0, तो रख लो यार। तो एफ वी इक्वल टू 32 एम d0 और सपोज के इक्वल टू डी आई अपान d0। तो ठीक है, तो पाई इसमें d0 का मान ले लो, तो d0 का मान ले लोगे तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे d0 पावर 4 का मान ले लोगे, तो d0 पावर 4 का मान ले लोगे तो ये हो जाएगा d0 पावर 4 बाहर आ जाएगा, और यहाँ पर 1 माइनस डी आई अपान में d0 के पावर 4 हो जाएगा। यही तो होगा, अरे यही तो होगा यार, इतना तो सारे लोग जानते होंगे। तो आगे मैं मिटाता हूँ, जल्दी जल्दी नोट करो। ठीक है, तो इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा, यहाँ पर मैं लिखवा देता हूँ इसको। तो इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या आ जाएगा, ये एफ वी इजकल टू, अब देखो जब ये सारी चीज़ें, तो ये d0 पावर 4 से ये एक कट जाएगा तो d0 क्यूब आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 32 एम अपान में पाई d0 क्यूब, और ये क्या हो जाएगा 1 माइनस के पावर 4, क्योंकि डी आई अपन d0 का वैल्यू के है, यानी डी आई अपन d0 के पावर 4 यानी के पावर 4, ये आ जाएगा आपका। तो इस शाफ्ट सब्जेक्टेड टू बेंडिंग मोमेंट वाली, यानी कि शाफ्ट पर जब बेंडिंग मोमेंट वाली कार्य कर रहा हो तो उस कंडीशन में हम डी की वैल्यू यानी कि शाफ्ट की डाया निकाल सकते हैं। इस ये क्या होगा, बेंडिंग स्ट्रेस दिया होगा, बेंडिंग मोमेंट दिया होगा शाफ्ट की, और यहाँ से हम d0 की वैल्यू निकाल सकते हैं, और डी आई की भी वैल्यू निकाल सकते हैं, इनर डाया एंड आउटर डाया। कोई प्रॉब्लम हो तो बोलना, ठीक है। चलिए, तो ये सारी चीज़ें हो गई। सवाल करना हो तो मैं इसके लिए एक अलग से मैं एक वीडियो बनाऊंगा क्वेश्चंस वगैरह के लिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थ्योरी है, इसको मिटाऊँ मैं। चलिए मैं इसे मिटाता हूँ, और नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि शाफ्ट सब्जेक्टेड टू कंबाइंड ट्विस्टिंग एंड बेंडिंग मोमेंट। तो जब शाफ्ट पर ट्विस्टिंग मोमेंट एंड बेंडिंग मोमेंट दोनों कार्य करने लगे तब क्या होगा, तब आ जाएगा कॉम्प्लेक्स स्ट्रेस की दशा आ जाएगी, कंडीशन। ठीक है, तो उसमें कार्य करेंगे मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी। ठीक है, तो शाफ्ट सब्जेक्टेड टू, मैं टॉपिक लिख देता हूँ, लिखेंगे शाफ्ट सब्जेक्टेड टू combined twisting and bending moment। ठीक है, कंबाइंड ट्विस्टिंग एंड बेंडिंग मोमेंट। ठीक है, तो ट्विस्टिंग मोमेंट भी होता है, ट्विस्टिंग ये तो मोमेंट ही है भाई,
इस कंडीशन में जो भी ली जाती है वो इलास्टिक लिमिट तक ली जाती है जब इस पर ट्विस्टिंग मूवमेंट एंड बेंडिंग मूवमेंट दोनों कार्य कर रहे हैं। क्योंकि ली जाती है भाई, इलास्टिक लिमिट से बाहर जाओगे तो शाफ्ट ब्रेक डाउन हो जाएगा, ट्विस्ट हो जाएगा, मूवमेंट हो जाएगा, उसका ट्विस्टिंग हो जाएगी, ठीक है, बेंडिंग हो जाएगी उसकी, ठीक है। तो इसलिए हम लोग इलास्टिक लिमिट के अंदर लेते हैं। तो जो इसमें शाफ्ट सब्जेक्ट टू कंबाइंड ट्विस्टिंग मूवमेंट एंड बेंडिंग मूवमेंट, इसमें दो थ्योरीज वर्क में आएगी। फर्स्ट जो होगी मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी, जिसे हम गेज थ्योरी भी कहते हैं। अगर आपने पांचों थ्योरी आपने पढ़ नहीं रखी है तो पांचों थ्योरी डिजाइन फेल्योर के आप पढ़ लीजिए। ये सारी जो थ्योरी है पांचों वो यहाँ पर वर्क करेगी। और सारे आप लेक्चर जरूर देखिए, यहाँ तक कि 9 लेक्चर हो चुके हैं हमारे, ठीक है, मशीन डिजाइन के। तो इसमें जो पहला थ्योरी जो कार्य करेगा मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी और गेज थ्योरी। मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी और गेज थ्योरी। तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी और गेज थ्योरी क्या करता है भाई, चलो अभी मैं निकाल लेता हूँ। दूसरा नंबर जो होता है मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस थ्योरी और रैंकिन थ्योरी। तो मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस थ्योरी और रैंकिन थ्योरी। तुम लोग बोलोगे यार ये क्या लिख रहे हो, उर्दू फारसी तो नहीं लिख रहे हो? अरे समझ में तो आ रहा है मैं जो बोल रहा हूँ, ये चीज़ें समझ में आ रही है। इंग्लिश हमें भी कम ही आता है। तो इस कंडीशन में जो होता है शियर स्ट्रेस जो होता है, जो शियर स्ट्रेस होता है वो ट्विस्ट मोमेंट जारी करता है, ठीक है ना। तो शियर स्ट्रेस इंड्यूस्ड ड्यू टू ट्विस्टिंग मोमेंट। तो ट्विस्टिंग मोमेंट के चलते ये क्या होता है, शियर स्ट्रेस क्या होता है, जनरेट होता है। तो लिखेंगे कि लेट शियर स्ट्रेस को टाउ से भी इंडिकेट करते हैं, इक्वल टू क्यू से हमने इंडिकेट किया है। तो टाउ एंड क्यू शियर स्ट्रेस इंड्यूस्ड ड्यू टू ट्विस्टिंग मोमेंट, ठीक है। तो शियर स्ट्रेस इंड्यूस्ड ड्यू टू ट्विस्टिंग मोमेंट एंड शियर स्ट्रेस था। अब क्या है, बेंडिंग स्ट्रेस। बेंडिंग स्ट्रेस यानी कि सिग्मा बी से अभी आप इंडिकेट कर सकते हैं और हमने एफ बी से इंडिकेट किया है हमने। तो सिग्मा बी इक्वल टू एफ बी, बेंडिंग स्ट्रेस इंड्यूस्ड, ठीक है ना। बेंडिंग स्ट्रेस में अब क्या हो गया, ये टेंसाइल भी हो सकता है, कंप्रेसिव हो सकता है। तो लिख लो टेंसाइल और कंप्रेसिव। तो बेंडिंग स्ट्रेस में टेंसाइल भी हो सकता है, कंप्रेसिव भी हो सकता है, इंड्यूस्ड ड्यू टू क्या, बेंडिंग मोमेंट। तो इंड्यूस्ड ड्यू टू बेंडिंग मोमेंट, ये सारी चीजें हैं। चलिए, तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी में क्या बोलती है भाई, फार्मूला क्या वो है इसका, इसको मिटाऊं मैं। चलिए मैं इसको मिटाता हूँ, नोट कर लिए होंगे मुझे आशा है। साथ साथ चलिए, क्योंकि साथ साथ चलेंगे कम टाइम लगेगा, कम लेक्चर में समाप्त हो जाएगा। अगर आपको आता है तो इसकी स्पीड बढ़ाइए और आसानी से देखिए, ठीक है। तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी क्या बोलती है कि मैक्सिमम शियर स्ट्रेस जो होता है Q इक्वल टू 1/2 अंडर रूट में क्या होता है, अंडर रूट में एफ वी स्क्वायर प्लस 4Q², ठीक है। y को हमने कैंसिल कर दिया था, तो एफ वी स्क्वायर प्लस 4Q², ठीक है। तो Q इक्वल टू 1/2 अंडर रूट में एफ वी स्क्वायर प्लस 4Q²। तो हमने एफ वी क्या निकलवाया था, पीछे में आप लोग देख रहे हैं ट्विस्टिंग मोमेंट एंड बेंडिंग मोमेंट वाले, चलो कोई बात नहीं। हाँ, तो हमने क्या निकलवाया था, एफ वी यहीं पर रख दे क्या,
एफ वी हमने क्या लिखा निकलवाया था 32 फॉर सॉलिड शाफ्ट 32 पाई डी क्यू, यही तो निकलवाया था, ध्यान दिए होंगे भाई। बेंडिंग मोमेंट ओनली एफ वी इजकल टू 32 पाई डी क्यू, यही तो हुआ 32 पाई डी क्यू। एंड शियर स्ट्रेस हमने क्या निकलवाया था क्यू इजकल टू, ध्यान दीजिए भाई जरा, तो इसमें हमने क्या लिखा था 16T पाई डी क्यू, शियर स्ट्रेस जो होगा यहाँ पर 16T पाई डी क्यू। अब एफ बी तो 32 पाई डी क्यू है और शियर स्ट्रेस 16T पाई डी क्यू है, ये सब आया कहाँ से यार? तो हमने अभी पीछे ही दिखाया था यार। अब देखो एफ बाई वाई, ठीक है, इजकल टू एम बाई आई, तो यहीं पर हमने तो निकलवा था एफ इजकल टू वाई की जगह पर डी बाई टी रख दो, तो क्या हो जाएगा एम तो वही रहेगा और वाई को उधर लेके चलिए एम वाई बाई आई इजकल टू एम वाई की जगह पर डी बाई टू और आई जो है पाई डी पावर 4/64, ठीक है। तो ये आ जाएगा ये 32 पाई डी क्यू आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। अब ये कहाँ से है क्यू 16T पाई डी क्यू, तो यहाँ से देखो हम जानते हैं कि टी बाई जे इजकल टू क्यू बाई आर होता है, ठीक है। यहाँ से क्यू निकाल लेंगे, शियर स्ट्रेस यही तो है, तो टी इंटू आर अपान में जे, और जे क्या है पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो ये क्या हो जाएगा टी इंटू आर इजकल टू क्या हो जाएगा डी बाई टू और जे इजकल टू क्या हो जाएगा पाई डी पावर 4 अपान में 32, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों को हल करेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप रखेंगे यहाँ पे, तो Q जो आ जाएगा 1/2 एफ वी रखो यहाँ पे 32m पाई डी क्यू का होल स्क्वायर प्लस 4Q यानी कि 16T पाई डी क्यू का स्क्वायर, ठीक है। इसको सॉल्व वगैरह करोगे तो ये आ जाएगा Q इजकल टू 1/2, सॉल्व वगैरह करके देखना 1/2 अंडर रूट में जो आ जाएगा आपका 1/2, हाँ ये आ जाता है, ये आपका 16 पाई डी क्यू आ जाता है। यहाँ से देख लो Q इजकल टू 16 पाई डी क्यू अंडर रूट में एम स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, ये आ जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ें आ जाती है, शियर स्ट्रेस यहाँ पर जनरेट हो जाती है। अब मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस कैसे होती है तो ये भी मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये आप नोट कर लिए होंगे मुझे पता है, और यहाँ पे टीई और सारी चीज़ें मैं नोट करा देता हूँ कि टीई ये सारी चीज़ें अभी को थोड़ा सा ध्यान देना। क्यू मैक्सिमम तो आ गया, ये क्यू मैक्सिमम है आपका, फार्मूले याद रखना भाई, क्यू मैक्सिमम हो गया, ठीक है। अब देखो आगे मैं चलता हूँ इसमें, तो इसको मैं मिटा देता हूँ और देखो थोड़ा सा ये सब में सेम आएगा, मैं इसे मिटाता हूँ और ये वाली चीज़ें आगे में थोड़ा सा देखो, ये रहने दो, अभी ये फार्मूला निकल के सामने आया था। अभी देखो इसके चलते क्या हो जाएगा, हम मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस निकालेंगे, यानी कि F1 और 2 ये कंप्रेसिव और टेंसाइल में, तो F1 और 2 तो कंप्रेसिव में 2 आ जाता था, ठीक है। तो F1 और 2 कर लें तो ये आ जाता है आपका ये जो आता है आपका Fx प्लस Fy/2 इस तरह का फार्मूला था, ठीक है, प्लस माइनस अंडर रूट में Fx माइनस Fy का होल स्क्वायर प्लस 4QXY का ये स्क्वायर, ठीक है, यही तो था। तो इसमें करना क्या था, इसमें y को एज्यूमिंग Fy 0 कर दिया था हमने, तो Fy 0 कर दोगे तो ये हो जाएगा, ठीक है। तो Fy, अब देखो Fx को हमने रख दिया था, Fv रख दिया था, तो ये हो जाएगा Fx, तो ये हो जाएगा Fv/2 और ये हो जाएगा आपका Fv, और ये XY को हटा दो भाई, Q हमने रखा था तो Q रख दो, यही तो है। पिछला लेक्चर देखिए भाई, तो ये F1 to F/2 और ये प्लस माइनस हो गया,
तो F1/2 इजकल टू FB/2, और FB की जगह पर क्या लिखना है, FB इजकल टू 32m/πd³ रखना है, और Q इजकल टू 16T/πd³ रखना है। ठीक है, तो ये रखोगे ये सारी चीज़ें, तो ये आ जाएगा आपका 16 आता है क्या भाई, तो ये आता है आपका 16/πd³ कोष्टक में आ जाता है m प्लस माइनस अंडर रूट में m² प्लस t²। अब देखो ये दोनों में सेम आ रहा है, m² प्लस t², m² प्लस t², तो इसको हम लिख लेते हैं t इक्विवेलेंट लिख लेते हैं। ठीक है, तो t इक्विवेलेंट हम लोग इसको लिख लेंगे। तो ये t इक्विवेलेंट क्या है, अगर हम इसको t इक्विवेलेंट लिख ले, t इक्विवेलेंट इजकल टू अंडर रूट में m² प्लस t², तो ये आ जाएगा F1/2 इजकल टू 16/πd³, यहाँ पर लिखते हैं ना, F1/2 इजकल टू 16/πd³ कोष्टक में m प्लस माइनस और टी, ऐसा आ जाएगा। और ये क्या आ जाएगा, Q मैक्सिमम क्या आ जाएगा, Q मैक्सिमम इजकल टू 16/πd³ TE आ जाएगा। ठीक है, अब देखो TE क्या है, TE क्या है ये हम लोग इसके बारे में जानेंगे। तो मैं इसे मिटाऊँ जरा, चलिए मैं इसे मिटाता हूँ। तो TE के बारे में जानेंगे कि TE क्या है। तो TE T इक्विवेलेंट, यदि मान के चलो किसी शाफ्ट पर यदि m बराबर 3 न्यूटन इंटू मीटर है, ठीक है, एंड T बराबर 4 न्यूटन इंटू मीटर है, तो इसका m और T का इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा, TE इक्वल टू होता है अंडर रूट में m² प्लस t², यानी कि अंडर रूट में 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, यानी कि अंडर रूट में 25, यानी कि 5, ये क्या हो जाएगा न्यूटन इंटू मीटर। न्यूटन मीटर इसका मतलब होता क्या है, यानी कि इक्विवेलेंट टार्क है ये। तो 3 न्यूटन इंटू मीटर का 3 न्यूटन इंटू मीटर का मोमेंट तथा 4 न्यूटन इंटू मीटर का टार्क, ठीक है, मोमेंट तथा टार्क मिलकर जितना शियर स्ट्रेस पैदा करते हैं, क्या लिखेंगे, जितना शियर स्ट्रेस पैदा करते हैं, तो उतना ही हम टार्क लगा दे, 5 न्यूटन इंटू मीटर का इक्विवेलेंट टार्क लगा दे, तो उतना ही बल आघूर्ण पैदा कर सकता है, जितना कि 3 न्यूटन इंटू मीटर और 4 न्यूटन मीटर मिल के कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें टी इक्विवेलेंट का मतलब होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप नोट कर लेंगे और ये फार्मूले याद कर लेंगे। अब चलिए हम लोग इक्विवेलेंट बेंडिंग मोमेंट के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। तो इक्विवेलेंट बेंडिंग मोमेंट इक्विवेलेंट बेंडिंग मोमेंट ये क्या बोलता है, इस स्थिति में मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस तथा बेंडिंग स्ट्रेस का मान एक दूसरे के बराबर हो जाता है। ठीक है, क्या लिखेंगे कि इस स्थिति में क्या लिखेंगे, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस तथा मैक्सिमम, ठीक है, मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस तथा मैक्सिमम लिख लो, बेंडिंग स्ट्रेस लिख लो, बेंडिंग स्ट्रेस का मान यानी वैल्यू क्या हो जाता है, एक दूसरे के बराबर हो जाता है, एक दूसरे के बराबर हो जाता है। ठीक है, तो F1 बराबर FV
ठीक है। तो एफ वी इजकल टू 16/π/d³ कोष्टक में m, ठीक है, प्लस √में m² + t²। एफ वी का मतलब F1, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं F1 जो होगा क्या हो जाएगा 16/π/d³ me। एफ वी लिखो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, 16/π/d³ me। अब me क्या है यहाँ पे, me इजकल टू m प्लस √में m² + t², ठीक है। ये क्या है, इक्विवेलेंट बेंडिंग मोमेंट। तो ये क्या है, me इजकल टू इक्विवेलेंट बेंडिंग मोमेंट। ये आपका ये चीज़ें हैं, ठीक है। इफेक्टिव, अब इसके बाद इफेक्ट ऑफ फ्लक्चुएटिंग लोड, ये चीज़ें हो गई, नोट कर ली। चलिए मैं इसे मिटाता हूँ फटाफट। अब आपकी सारी थ्योरी ये कंप्लीट हो जाएंगी। ये डिप्लोमा लेवल का ये सारा चीज़ ख़त्म हो गया, और ये बीटेक लेवल का भी है। तो बीटेक लेवल का मतलब डिप्लोमा वाले को मैंने बीटेक लेवल का पढ़ा दिया, ठीक है। तो इफेक्ट ऑफ फ्लक्चुएटिंग लोड, ठीक है। तो इफेक्ट ऑफ फ्लक्चुएटिंग लोड, ठीक है। तो इंक्रीज ऑफ शॉक एंड फटीग, ठीक है ना। तो इसमें फ्लक्चुएटिंग लोड होगा तो इंक्रीजेज ऑफ शॉक एंड फटीग। कमेंट में बताइएगा कि फटीग क्या होता है, ठीक है। इक्विवेलेंट टॉर्क, इक्विवेलेंट टॉर्क टी इजकल टू हम क्या डाल देंगे, √में m² + t² था ना, तो हम क्या लिख देंगे Km × m² + Tm × t², ठीक है। ये सारी चीज़ें Km का वैल्यू दिया होगा, m का भी वैल्यू दिया होगा, आप लोग यहाँ से निकाल लेंगे। Km एंड Kt क्या है, Tm ना लिखो, ये Kt लिखो भाई, सॉरी Kt, ठीक है। तो Km जो है आपका, इट इज नोन एज ए शॉक एंड फटीग फॉर बेंडिंग। इट इज known at shock and fatigue for bending, ठीक है। एंड KT जो हो जाएगा, इट इज नोन एंड शॉक एंड फटीग फॉर ट्विस्टिंग, ठीक है ना। तो इट इज known at shock and fatigue for twisting, ठीक है। तो बस ये आपका डिजाइन ऑफ सॉफ्ट जो है, सॉफ्ट की डिजाइनिंग का ये सारे थ्योरी आपकी ख़त्म हो चुकी हैं। और सॉफ्ट की डिज़ाइन पे मैं बहुत सारे आप क्वेश्चन लेके आऊँगा, जो कि आपके UPVT एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, डिप्लोमा एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि उसमें क्वेश्चंस वगैरह पूछते रहते हैं। तो आप लोग इस पर विशेष ध्यान दीजिएगा। और आप लोग कमेंट नहीं करते हैं तो प्लीज़ कमेंट किया कीजिए कि आपको कैसा लगा ये वीडियोज़, आपको पढ़ के कैसा लगा, क्या हमने इसमें कुछ गलतियाँ तो नहीं करी। अगर हमारे सुधार लायक होगा तो मैं इसको सुधार करूँगा, ठीक है। तो बस आगे आपको पता है कि करना क्या है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो कृपया वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और इस चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।